totally foolish thing to do. This is not the Newton third law. Is it first law? Is it second law? Or is it third law? So hey everybody, welcome to this channel Physics Adhyapak, and my name is Rohit Prinja, and today we are going to learn about the Newton's laws of motion. Okay, तो फ्रिक्शन की जो प्लेलिस्ट है तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, मैंने फ्रिक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, सो यू कैन वॉच एट दिस लिंक. ओके, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला डिस्कस हम करेंगे न्यूटन्स डैश लॉ. डैश लॉ. सो विच लॉ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट? इज इट फर्स्ट लॉ? Is it second law? Or is it third law? Which law? तो इस वीडियो में हम कौन से लॉ को डिस्कस करेंगे? You know that? ओके, तो इसमें हम ना फर्स्ट लॉ को करेंगे तो सेकंड लॉ को करेंगे डिस्कस, तो हम इसमें करेंगे थर्ड लॉ को डिस्कस. ये एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड यू वुड बी वेरी वेरी क्यूरियस कि मैंने ना पहला लॉ तुम्हें समझाया ना तुम्हें सेकंड लॉ समझाया. बुक्स के अनुसार, बुक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पहला लॉ पता होना चाहिए, ओके, सेकंड लॉ पता होना चाहिए, और देन तुम्हें लास्ट लॉ यानी कि थर्ड लॉ लास्ट में बताया जाता है. ओके, तो इसका कारण है, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज फर्स्ट लॉ यू नो, इट इज़ वेरी इजी, यू नो द फर्स्ट लॉ. ओके, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट और उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, सेकेंड लॉ वेरी गुड लॉ, एंड एक्चुअली द मेन लॉ तुमने बुक्स में भी पढ़ा होगा, जो मेन लॉ है हमारा, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हमने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ड्राइव किए हैं. ओके, तो फर्स्ट लॉ का तो हो गया ये काम. सेकेंड लॉ क्यों नहीं करवाया? सेकेंड लॉ इसलिए नहीं करवाया बिकॉज सेकेंड लॉ को समझाते समझाते जब थर्ड लॉ की बारी आती है हमारी, जब सेकेंड लॉ को समझाते समझाते हमारे थर्ड लॉ की बारी आती है ना, तो थर्ड लॉ तो इतनी स्टेटमेंट है बस, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एंड 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. आई डोंट नो किस क्लास में तुमने पढ़ा है, बट पढ़ा तो है ना. ओके, और इतनी एक लाइन है अबाउट द थर्ड लॉ, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ अकॉर्डिंग टू मी. ओके, इसको अच्छी तरीके से समझा नहीं जाता है. देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू द थर्ड लॉ. सेकेंड लॉ की इतनी मिसकंसेप्शंस नहीं होती हैं, यू नो दैट. ओके, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन डिटेल, बट क्योंकि थर्ड लॉ को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंस पता लगे थर्ड लॉ. सो वी नीड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड लॉ. ओके, इसकी स्टेटमेंट तो बहुत छोटी है, आई विल नॉट राइट दैट स्टेटमेंट, इट इज़ आई विल जस्ट ओरल टेल यू, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, इट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तो लेगा ही ये थर्ड लॉ. ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लॉक रखा है थर्ड लॉ को समझाने के लिए. तो यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है. ओके, तो देखो, और अगर यहाँ पर मैंने ब्लॉक रखा है ना, देन तुम्हें फोर्सेस, क्योंकि तुमने अब पता होगा फोर्सेस क्या होती हैं, यू नो दैट ऑल. ओके, तो तुम्हें पता होगा दैट इसका कुछ वेट होगा, इस ब्लॉक का कुछ क्या होगा, वेट होगा, एंड इट विल बी एम जी. ओके, अब ध्यान से सुनना. देखो, अगर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है थर्ड लॉ के ऊपर, तो उस पर तुम कुछ नया सीखोगे ना, तो वो नया यही है. ठीक है, सो have some patience and you will know what is the new about this third law. Okay, तो एक mg है, and we also know there is normal reaction n. Okay, so what does our third law states? So what does our third law states? It states that action, here is an action and here is a reaction. कि action और reaction होता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, कि एक फोर्स का पेयर्स होता है. ओके, फोर्स इज ऑलवेज इन द पेयर्स. तो हम बोलते हैं कि एक्शन है, एक्शन यहाँ पर एम जी है, तो रिएक्शन कौन सा है, एन है. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इट इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एन. दिस इज अकॉर्ड एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन जी ने हमें बताया दैट इट इज द एक्शन, ये हमारा हो गया एक्शन और ये हमारा हो गया रिएक्शन. ओके,
एंड ये लॉ यहाँ पर ख़त्म किया जाता है. ओके, दिस इज द एंडिंग, दिस इज द एंड ऑफ द लॉ विद दिस एग्जाम्पल. पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर क्या है कि ये जो मैंने अभी समझाया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली फुलिश थिंग टू डू. ओके, दिस इज टोटली फुलिश थिंग टू डू. दिस इज नॉट द न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन जी ने कुछ और बताया है, कुछ ऐसे बताया है, कुछ ऐसा ही. उन्होंने शब्द तो यही यूज़ किए हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, बट वो हमने अच्छी तरह से समझा नहीं होता, तो उससे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ डीप डाइव इनटू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. उसको समझाने के लिए मुझे एक चीज़ लेनी पड़ेगी, एंड दैट चीज़ इज़ नॉन एज ऑल्सो द ब्लॉक. उसको मैं ब्लॉक ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे से हम न्यूटन थर्ड लॉ को समझेंगे. देखो, न्यूटन जी ने बताया कि एक ब्लॉक है, बट उससे भी पहले उन्होंने बताया कि ब्लॉक नहीं है. ब्लॉक तो चलो ठीक है, बट इट इज़ आवर सिस्टम. ब्लॉक इज़ आवर सिस्टम. ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है. ओके, तो उन्होंने पहले हमें बताया है कि उन्होंने पहले बताया है, न्यूटन बाबा ने बताया. ओके, तो न्यूटन जी ने कहा है दैट एक सिस्टम होना चाहिए जिस पर हम सारी फोर्सेस एक्ट करेंगे. ठीक है, एक सिस्टम होना चाहिए जिस पर हम सारी फोर्सेस एक्ट करेंगे. हम उसको ऑब्जर्वर करें, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस उस सिस्टम में हैं. सिस्टम में देखो, ये एक ब्लॉक हो सकता है तुम्हारे पास, या दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, या दो ब्लॉक्स हो सकते हैं, जितने मर्जी पार्टिकल्स हो सकते हैं. 100 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, करोड़ पार्टिकल्स भी सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, बट इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन ओनली द वन ब्लॉक, ओके, विच इज़ आर सिस्टम. तो पहले तुम्हें सिस्टम ध्यान में रखना है. सिस्टम क्या है हमारा, कोई भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम आए, पहला हमें सिस्टम पता होना चाहिए, किस पर मैं फोर्सेस एक्ट दिखाऊंगा और कौन सा मेरा सिस्टम होना चाहिए. ओके, वी हैव डिफाइंड अ सिस्टम. कौन है, ब्लॉक है. सिस्टम इज इक्वल टू ब्लॉक. क्लियर. अगर ये पता लग गया, देन इस पर फोर्स कौन लगा सकता है. देखो, तो ये अगर हम अज्यूम करें ब्लॉक, तो इसका वेट होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, एक वेट होगा जो कि नीचे की ओर एक्ट करेगा. ओके, बट अब यहाँ पर गलती यहाँ से उठती है. दिस इज अ टेबल सरफेस. ओके, अब यहाँ से गलती उठती है, दैट वी से दैट ऑल्सो देर इज mg, एंड उसके ऑपोजिट एक करेक्शन फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन n. दैट इज रॉन्ग. वाई दैट इज रॉन्ग. तो इसको हमने अच्छी तरह से समझा है कहाँ पर गलती हो रही है. ठीक है, तो गलती कहाँ पर हुई है, तो गलती कहाँ पर हुई है, गलती यहाँ पर हुई है कि एक्शन तो रिएक्शन है. दिस इज, इट इज इक्वल टू, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. दिस इज ओके, दिस इज ट्रू, बट ये आधी अधूरी स्टेटमेंट है. दिस इज आधी अधूरी, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. ओके, कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट स्टेटमेंट है द फोर्स pairs and it's also same force pairs. This is important. So this is the same force pairs. तो सेम फोर्स पेयर्स तो हैं. देखो, हम क्या करते हैं कि जब भी ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वी से ओनली द फोर्स पेयर्स. फोर्स पेयर्स माने एक्शन रिएक्शन. एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स पेयर है, जोड़ा है फोर्स का. ओके, दिस इज ओके, बट वी फॉरगेट दिस वर्ड सेम फोर्स पेयर्स. मतलब फोर्स तो हो, बट वो सेम की फोर्स हो, मतलब सेम ऑरिजिन से वो फोर्स निकले. फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ दिस इज mg, तो इसका सेम फोर्स पेयर ये थोड़ी है. दिस इज नॉट आवर सेम फोर्स पेयर. mg का क्या ये भी mg है? नो, दिस इज नॉट mg. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, मतलब ये इसी से आई है, ये तुम्हारा समझना कि ये इसी से आया है, नॉर्मल डायरेक्शन mg से आया है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. तो इसका पेयर ये नहीं है, तो mg का पेयर नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है. दिस इज द ट्रू स्टोरी. विच इज द ट्रू स्टोरी? दैट नॉर्मल डायरेक्शन इज नॉट द पेयर ऑफ अनदर, मतलब पेयर ऑफ mg. mg का जोड़ा नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है. दिस इज द मेन पॉइंट. तो कौन है वो? है हमारी धरती.
धरती माँ। ठीक है, देखो इस ब्लॉक को खींचा किसने है? धरती ने, तभी तो वेट आया। वेट इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक। ओके, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा कि ब्लॉक ने भी धरती को खींचा विद द फोर्स mg। सो इसका जो एक्शन एंड रिएक्शन वो है, वो यहाँ और यहाँ चल रहा है। हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ और यहाँ पर चला रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन और mg आर इक्वल, एक्शन रिएक्शन। नो, अब पता लगा एक्शन एंड रिएक्शन कहाँ पर हो रहे हैं? हमारे एक्शन एंड रिएक्शन हमारे हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, जो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक धरती को भी खींच रहा होगा ना, ये न्यूटन जी ने कहा। और ये सेम फोर्स पेयर्स इसी को कहते हैं कि mg का mg अनदर पेयर होगा, नॉर्मल रिएक्शन का अनदर नॉर्मल रिएक्शन ही पेयर हो सकता है। हम क्या कर रहे थे? mg का पेयर नॉर्मल रिएक्शन के साथ कर रहे थे टाई अप। दैट इज रॉन्ग। अब समझ लगा, mg का जो पेयर बनेगा वो mg के साथ ही बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन का पेयर नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही बनेगा। और कोई फोर्स देख लो, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन के साथ ही पेयर बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पर हम गलती कर रहे थे और इससे मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वो वाली डेफिनेशन या उस तरीके से समझा। ओके, तो अब इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छी तरह से। ओके, और जो प्रॉब्लम्स होंगी और हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इसको और गहराई से हम समझते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दो और फोर्सेस आएंगी, वो देखेंगे वो क्यों आई, कौन सी नॉर्मल रिएक्शन कौन सी आई। ठीक है, मैंने धरती को मिटा दिया, धरती माता को नहीं मिटाना है। ओके, सो दिस इज mg। ओके, दिस इज आर mg। देखो अब नॉर्मल रिएक्शन क्यों आई। देखो तुम्हें पता है कि ब्लॉक पर एक ही फोर्स है। देखो हमारा सिस्टम क्या है, ब्लॉक, धरती नहीं है। वो तो जस्ट मैंने एक्शन एंड रिएक्शन दिखाने के लिए तुम्हें दिखाया है। ओके, और सिस्टम इज ब्लॉक। और अब हमारा सारा फोकस इस ब्लॉक पर होना चाहिए। ओके, तो ब्लॉक पर तो mg है, तो एक ही फोर्स लग रही है, हमें नजर आ रही है। ओके, एक ही फोर्स, अगर एक ही फोर्स नजर आएगी तो ये ब्लॉक तो धंस जाएगा ना टेबल के बीच में, क्योंकि देखो ना ये और ये ऑपोजिट है, बट इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स नजर आ रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता हमारा ब्लॉक। बट देखा जाए हमारे आसपास जो भी चीज़ें रखी हैं, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम बुक्स के साथ पढ़ रहे होगे, तो बुक्स को देखो वो उड़ रही हैं, तो वो उड़ थोड़ा रही हैं। कौन? बुक्स नहीं उड़ रही है ना, बुक्स नहीं उड़ रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक और फोर्स हमें होने चाहिए हमारे पास, दैट विल मेक दिस द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक टू बी 0। ओके, तो वो कहाँ से आएगी? ठीक है, तो अगर हम गहराई से देखें, दिस इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस। ओके, तो आगे जाकर तुम्हें पता लगेगा इन द +2 क्लास दैट देयर इज अनदर फोर्स। वैसे तुमने उसको पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देयर इज सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और यू कैन से दैट सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो दोनों अलग अलग हैं, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाती है। मेन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुम सुना होगा वह भी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो कहाँ से आ गई? देखो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं, ओके, तो उनके एटम्स भी, मतलब उनके बीच में कुछ स्पेस हो रही होगी। दो एटम्स हैं, मान लो एक ये सरफेस है और ये सरफेस है, इनके एटम्स में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा होगा, और वो इंटरेक्शन मान लो इसके इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एटम के आउटर मोस्ट क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, वह तो एटम है पूरा, बट जो इंटरेक्शन कर रहा है वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके अंदर है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्स है, दैट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन अदर लेयर ऑफ द सरफेस। ओके, तो हमारे पास एक ही फोर्स नजर आती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, और उनमें जो फोर्स एक्ट होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इनमें कुछ रिपल्शन होता होगा, एंड दैट रिपल्शन will result into another type of force that we call as normal reaction,
नॉर्मल डायरेक्शन। और यहीं से साइंटिस्ट को या किसी को भी अंदाज़ा हुआ होगा दैट देयर शुड बी सम फोर्स ड्यू विच वी कॉल एज नॉर्मल डायरेक्शन एंड देयर इज सम नॉर्मल डायरेक्शन। के अब देखो नॉर्मल डायरेक्शन हमें पता लगे कैसे आई, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। ओके, अब ये नॉर्मल डायरेक्शन क्योंकि ये बुक और ये जो और ये ब्लॉक मान लो या बुक मान लो, ब्लॉक ही कहते हैं इसको, अगर ये ब्लॉक और ये टेबल सरफेस कॉन्टैक्ट में है देयर इज श्योरली गोइंग टू हैव सम नॉर्मल डायरेक्शन। सो वी ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन टू बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। बहुत सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, लाइक योर टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है। वाई वी कॉल्ड इट कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज ये तभी एक्ट करते हैं इफ बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, तभी वह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये वाली फोर्स। अब देखो, अब हमें पता होगा कि जो ब्लॉक है कि जो ब्लॉक है दैट विल मस्ट बी exerting some normal action on the table, we know, okay, because this according to this phenomena, and also there must be some electromagnetic force which we call normal action again, कि ये सरफेस अब टेबल पर भी लगा रहा होगा, मतलब टेबल सरफेस पे लगा रहा होगा और जो सरफेस है वो टेबल पर लगा रही होगी क्या, नॉर्मल डायरेक्शन। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं दैट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये भी किसको फॉलो करेंगे, ये भी करेंगे हमारे न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो। क्योंकि कोई भी फोर्स हो वो न्यूटन के थर्ड लॉ को उसके तीनों नियमों फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर फॉलो कर रही होंगी। ओके, अब देखो ये ऊपर वाली फोर्स किस पर लग रही है, ये लग रही है बुक पर ही तो लग रही है। ये मैंने बाहर ड्रॉ किया बट ये बुक पर लग रही है। अगर बुक पर लग रही है तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करवा दें, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर देना, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर अब बुक पर या ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं हमारी mg और एक नॉर्मल डायरेक्शन n। अब क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है वी मस्ट से दैट n हैज़ टू बी इक्वल टू mg, अदरवाइज दिस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, और इस नीचे वाली का क्या, ये नीचे वाली हमारे सिस्टम के बाहर है, बिकॉज हमारा सिस्टम का क्या है, ये हमारा सिस्टम है, ब्लॉक हमारा सिस्टम है, और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है वो टेबल पर लग रहा है बाय द ब्लॉक। किस पर लग रहा है, टेबल पर लग रहा है, एंड टेबल इज आर नॉट आर सिस्टम। अगर टेबल को हम सिस्टम माने तो तब हम लेंगे। ओके, नाउ आवर सिस्टम इज ब्लॉक, तो ब्लॉक पर दो ही फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। फर्स्ट वाज द mg ड्यू टू द बाय द अर्थ on the block, and other was normal direction which is by the table on the block, and this is why n is equal to mg. So this is why n is equal to mg. तो इतने लंबे चौड़े कहने के बाद हमारा n is equal to mg आया, सीधा नहीं आ गया। Okay, so what is the correct statement of the Newton third law? It states that any force must occur in pairs, but वो अगर बट उसका जो फोर्स का पेयर है वो उसी का भाई भतीजा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द फोर्स mg, तो ऑपोजिट डायरेक्शन दूसरी बॉडी पर तो लगेगा ही, बट दैट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू mg, वो भी mg ही होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि वो नॉर्मल डायरेक्शन आ जाए, दैट शुड बी mg। अगर नॉर्मल डायरेक्शन का हमें डायरेक्शन बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये तो मान लो एक्शन है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी n ही होगा, मतलब उसी फोर्स का पेयर बनना है। ओके, बोथ शुड बी ऑफ फ्रॉम द सेम ऑरिजिन, बोथ शुड बी फ्रॉम द सेम ऑरिजिन, वो भी n और उसका एक्शन भी n। मान लो एक्शन भी क्या हो गया, n मीन्स नॉर्मल डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, n। हमेशा अगर एक्शन हमारा mg है, डायरेक्शन भी क्या होगा, mg। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है एक। ओके, अगर एक का ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसी चार्ज पर एक्सर्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस चार्ज पर जो रिएक्शन होगा वो भी Fe का ही होगा। ओके, सो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। आई होप कि तुम्हें अब क्लैरिटी मिली हो। इससे बहुत इजी, क्योंकि अगर ये न्यूटन लॉ हम पढ़ते हैं
तो इसमें तुम्हें सिस्टम के बारे में भी पता लगता है कि कोई भी हमने मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वी हैव टू टेक आवर सिस्टम का पता होना चाहिए दैट हमने सिस्टम कौन सा चूज़ करना है, और जो हमारे सिस्टम के बाहर होगा उस पर चाहे ढेर सारी फोर्सेस एक्ट करते रहे, ओके, बट दे आर ऑफ नो यूज, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग अबाउट द सिस्टम। और सिस्टम की नॉलेज हमें कौन देता है? न्यूटन थर्ड लॉ ही देता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।